नहीं है। सस्पेंशन मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे अलीगढ़ में मिंटू सर्किल में भी हम सस्पेंड हुए थे। फिर जब हम कॉलेज में आए तो स्टूडेंट आंदोलन करते हुए कॉलेज में भी सस्पेंड हुए थे। फिर आप लोग एमएलए बना दिए तो ममता बनर्जी के खिलाफ विधानसभा में जब बोले तो विधानसभा से भी हमको 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक से सस्पेंड हुए, फिर कांग्रेस से सस्पेंड हुए। तो ये सस्पेंशन का जो सिलसिला है ना, ये मेरे साथ चलते रहेगा ताजिंदगी। सिर्फ आवाम के सामने हम सस्पेंड नहीं हो तो ये समझ लीजिए कि मेरी जीत हो रही है। आज सस्पेंशन क्यों किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी। मेरा बयान आप लोग सुने होंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित सिंह गुप्तो महाशय वो मेरे खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि हम इस्लामपुर को जिला बनाने का मांग किए, उत्तर दिनाजपुर जिला को हम तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जिला बनाकर हम पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो ये क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर इस्लामपुर जिला बनता है तो उससे हमारी तरक्की जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी तालीम जुड़ी हुई है। जो दिल्ली पंजाब हरियाणा में जाकर आज बांग्लादेशी होने के वजह कहलाकर उनको पीटा जाता है, उन नौजवानों को इसी जमीन पर रोजगार मिल सकता है, उसकी लड़ाई है। हमारे यहाँ पर अपना जिला परिषद बन सकता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन सकता है, हमारे यहाँ पर डीएम रहेगा, हमारी तरक्की अपने आप इस इलाके की तरक्की यहाँ का डिस्ट्रिक्ट तय करेगा। और इन सब चीजों की बात करने से वो गलत हो गया, इसलिए मेरे खिलाफ कंप्लेन किया गया। हमारा राज्य का प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार साहब ये कहते हैं कि मैं हरियाणा क्यों गया, पानीपत क्यों चला गया, पानीपत में जाकर मैं दूसरे राज्य में जाकर वहां पर नेता बन रहा हूं। बंगाल का प्रेसिडेंट को छोड़ दिया, बंगाल की नेत्री दीपा दास मुंशी नहीं गई, वहां पर हमारा ऑब्जर्वर थे गुलाम अहमद मीर साहब, वो नहीं गए, और विक्टर बंगाल से हरियाणा पहुंच गया, वहां जाके नेता बन रहा है। अरे भाई, तो जब अखबार में छप रहा था कि बंगालियों को बांग्लादेशी बनाकर वहां पीटा जा रहा है, हमारे नौजवानों का हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, तो ये खबर सरेआम पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ रहे थे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस का ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मुंह से एक लफ्ज निकला, ना हमारे यहाँ की एमपी रह चुकी दीपा दास मुंशी ने एक लफ्ज खर्च किया, ना हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट एक लफ्ज खर्च किया। किसी के पास एक लफ्ज बोलने के लिए नहीं था। और मैंने उनसे बार बार कहा कि इसमें सबसे ज्यादा तादाद में लोग हमारे उत्तर दिनाजपुर के हैं, हमारे इलाके के लोग बंगाली के नाम पे वहां पर परेशान किए जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि ये बंगाल का मसला नहीं है, ये पीसीसी का मसला नहीं है, ये एआईसीसी का मामला है, क्योंकि बंगाल के बाहर हो रहा है। तो जब मैंने कहा कि तो एआईसीसी से बात किया जाए, लेकिन ये बात करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं हुआ। तब मैं देखा अस्ता पस्ता के कि कोई चारा नहीं है, तो मैं अपने आप में हम लोग तैयारी किए कि चलो भाई कुछ हो नहीं हो, चल के तुम मिल के आए, देख के तो आए क्या हालत है वहाँ। और जब वहां गए, उनके लिए आवाज उठाई, उनको राहत पहुंचाने के लिए जो भी हो सका वो काम किया, जिसकी वजह से आज सिर्फ हरियाणा या पानीपत में नहीं, वहां पर जाकर जो आंदोलन के शक्ल को हम लोगों ने तैयार किया, उसके वजह से हरियाणा में जो लोग हैं वो सिर्फ राहत नहीं पाए, बल्कि ये अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ये न्यूज जब पहुंचा, तब जाकर देखा गया कि पूरे हिंदुस्तान में बंगाल के लोग जो भी जहां भी हो, चाहे वो केरल में हो, कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, या उड़ीसा में हो, या गुजरात में हो, वो कहीं भी रहते हो, उन लोगों को ये यकीन हो गया कि हम लोग यतीम नहीं है, हमारे साथ विक्टर है। और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को ये पता चला कि बंगालियों पर अगर कहीं पर भी जुल्म होगा तो बंगाली अब खामोश नहीं रहेगा, बंगाल के लोग जाग चुके हैं, उनके लिए आवाज उठाने के लिए अब सड़कों पर लोग उतर जाएंगे। और यही आवाज वहां तक पहुंचाना मेरा जुर्म हो गया, क्योंकि यहाँ के नेताओं को लगता है कि ये उनकी बपोती है कि वो जितना बोलेंगे उतना करना होगा, जितना नहीं बोलेंगे उतना नहीं करना होगा। सिर्फ जन्मदिन मनाओ और मरण दिन मनाओ, आज इसका जन्मदिन, कल उसका जन्मदिन और प्रतिष्ठा दिवस, आवाम के हक में आवाज नहीं उठाई जा सकती है, हक की बात बोलने की जरूरत नहीं है। तो यही मेरी कमजोरी है
कि मैं आवाज उठाता हूं। और जमहूरियत में यही सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आप जमहूरियत में हैं, आप जिंदा हैं, तो आपको सवाल करना होगा। आप अगर सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं पूछते हैं, तो जमहूरियत जिंदा नहीं रहेगी। जमहूरियत आपको इस बात का इख्तियार देता है कि सरकार के खिलाफ तो गलत कोई भी फैसले के खिलाफ आपको आवाज उठाने का हक है। और जब आप अपना आवाज उठाना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे जमहूरियत खत्म होने लगती है और तानाशाह की हुकूमत बनने लगती है। और आज यही हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है कि अब हमसे सवाल पूछने का हक छीन लिया जा रहा है। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सवाल नहीं कर सकते, आप अपने रोजगार के लिए सवाल नहीं कर सकते, किसान अपने फसल के लिए सवाल नहीं कर सकता, माँ बहन अपनी हिफाजत के लिए बात नहीं कर सकती, पढ़ा लिखा अपने नौकरी के लिए बात नहीं कर सकता। आज आपको हर जगह आपकी आवाज को दबाई जा रही है। तो इस आवाज को दबाकर तानाशाह हुकूमत कायम किया जा रहा है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। आज से तानाशाह बीजेपी में नहीं है, तानाशाह आज हर जगह है। तो जहां भी तानाशाह होगा, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, यही लड़ाई हमारी होगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है। आप लोग चाहते हैं कि विक्टर किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे। आपकी दुआएं, आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहता है। आप सब मेरे साथ बहुत मेहनत करते हैं। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने बहुत मेहनत किया कि ताकि हम लोग कामयाब हों, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था उसको हम लोगों को तस्लीम करना होगा। हार जीत सियासत में हो सकता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। चुनाव में कौन जीता कौन हारा वो बड़ी बात नहीं है। हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन सियासत में हम ही लोग जिंदा हैं, ये बात को समझना होगा। और जो चुनाव जीता है, आज वो कहीं अपना मुंह छुपाए घर के अंदर चुपका बैठा हुआ है, चाहे उसको अंडे का डर हो या डंडे का डर हो। लेकिन हम लोगों को न तो अंडे का डर है न तो डंडे का डर है। हम लोग हक की बात आवाज बुलंद करके कहीं पर भी खड़े होकर बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। आज नया नया फरमान जारी करता है सरकार। आज इस मंच से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, हमारे यहाँ पर मुसलमान भाई भी हैं। हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा देते हैं हम लोग। या संविधान हमको हर धर्म को अपना धर्म मानने का इजाजत देता है। और आज नई सरकार बनी है 3 महीने पहले, ये सरकार अब नया नया फतवा जारी कर रही है। यहाँ पुलिस जाकर बोलता है कि मस्जिद से माइक खोलो, मंदिर से माइक खोलो। कहीं पर मंदिर से माइक खुलवाता है, कहीं जाकर मस्जिद से माइक खुलवाता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कानून किसी भी पुलिस को माइक खोलने का इजाजत नहीं देता है। कोई भी पुलिस वाला जाकर मंदिर से या मस्जिद से आपका माइक खोल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो राय है, हाई कोर्ट का जो राय है, उसमें साउंड को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है कि आवाज का एक मिनिमम डेसिबल होगा। 65 डेसिबल होगा आपका। स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, तो वहां पर 55 डेसिबल होगा। ये मेंटेन करने के लिए कहा गया कि आवाज ज्यादा होने से नॉइज पोल्यूशन होता है, मतलब आवाज ज्यादा होगा, शोर शराबा होगा। इसलिए उसके लिए कानून एक आवाज का दायरा तय कर दिया है। अगर पुलिस को बोलना होगा तो वो जाके ये बोल सकता है कि आपका आवाज ज्यादा है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। या तो फिर वो उसको मशीन लेकर जाना होगा, जाकर चेक करेगा कि यहाँ मस्जिद का अजान का आवाज 65 डेसिबल से कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उसको कम कर देगा। उसी तरह वो मंदिर में जाएगा, अगर मंदिर में देखेगा कि हाँ ज्यादा आवाज है तो उसका भी आवाज थोड़ा कम करा देगा। लेकिन मंदिर का माइक खुलवा दिया जाएगा, मस्जिद का माइक खुलवा दिया जाएगा, ये काम करने का इख्तियार पुलिस का नहीं है।
और ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार जो वादा करके आई, आप लोग शुभेंदु अधिकारी जब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, उस वक्त यही शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम लोग डीए क्लियर करेंगे, सरकारी मुलाजिम जितने उनको डीए क्लियर किया जाएगा, 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा। उसके साथ ये कहा था कि तमाम स्कूलों में टीचर का बहाली किया जाएगा, साथ साथ कि नौकरी में जितने लोग हैं, जो लोग टेम्पोररी हैं, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। तमाम सिविक वॉलेंटियर को 20,000 रुपया तनख्वाह दिया जाएगा और सोमो काजेर सोमो वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको लागू किया जाएगा। ये सारा जो मांग है, अब ये सवाल जब शुभेंदु अधिकारी के सामने उठ रहा है, सरकारी कर्मचारी लोग अब बोल रहा है कि हमारा डीए का क्या हुआ, 7th पे कमीशन का क्या हुआ। अब जो है बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अब सवाल उठ रहा है कि टीचर का क्या हुआ। अब जो ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो अब शुभेंदु अधिकारी का जो वही पुराना बीजेपी का घटिया चाल है कि जो सवाल को दबा दो, सवाल पूछने के लिए किसी को मौका मत दो। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हिंदू मुसलमान करना है, उसके लिए मंदिर मस्जिद करना है। इसीलिए अब ये माइक खोलने का ड्रामा शुरू हो। ये माइक खोला खोली होगा तो इसमें कहीं न अफरा तफरी लगेगा, कहीं झगड़ा लगेगा, कहीं बोलेगा मस्जिद का माइक खुला हुआ है तो मंदिर में माइक क्यों बज रहा है, कहीं पर मंदिर में माइक बज रहा है तो मस्जिद का माइक क्यों खुला हुआ है। ये लेके आपस में समाज लड़ेगा और जब ये लड़ाई होगा तो आदमी सवाल नहीं पूछेगा, तब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हम लोग करते रह जाएंगे। और हम तमाम सरकार का जो वादा था, हमसे जो सरकार ने वादा किया था, उन वादों पर और कोई चर्चा नहीं होगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। इसलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमको उलझाने के लिए ये सारा खेल खेला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी आवाज मीडिया भाइयों के जरिए पूरे इलाके के लोगों के साथ साथ पूरे मगरबी बंगाल में जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस आवाम का गुलाम है, पुलिस आवाम का गुलाम है और पुलिस सिर्फ उतना ही कर सकता है जितना सरकार कानून बना के उसको बोले करने के लिए, या हाई कोर्ट ऑर्डर देगा या सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसी को लागू करना पुलिस का काम है। पुलिस अपना कोई कानून नहीं बना सकता। तो पुलिस अपना जब कोई कानून नहीं बना सकता तो पुलिस किस हद से कहता है कि माइक उतारो, नहीं तो माइक सीज कर लिया जाएगा, और माइक नहीं उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा। ये कहने का पुलिस का कोई हक नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम अगर माइक लगा के रखे हैं तो पुलिस आके हमको गिरफ्तार कर लेगा। मेरे छत पर माइक लगा हुआ है चकलिया पुलिस को इतनी ताकत तो आकर हमको गिरफ्तार करे, यहाँ पर आकर गिरफ्तार करे। तो मैं माइक लगाकर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज गूंज रही है। अगर माइक बजाने पर केस होगा और माइक बजाने पर गिरफ्तारी होगा तो मस्जिद और मंदिर को क्यों होगा? भिक्खर का भी होना चाहिए, पहले यहाँ आकर गिरफ्तार करो। लेकिन यहाँ पुलिस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पता है कि उसको कहां जाके तमाशा करना है, जिस तमाशा से फायदा सरकार को पहुंचेगा, इसीलिए वो वहां तमाशा करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे मुसलमान भाइयों से, जो नमाज के लिए मस्जिद में अजान देते हैं, जो पूजा करने के लिए मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आपका अपना माइक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम इमाम साहबों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने मस्जिद में अपना माइक लगाइए और आप अपना अजान दीजिए। आप मंदिर में माइक लगाइए, आप अपना पूजा पाठ जैसे करते हैं आप उस तरह से पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि ये देश अभी भी संविधान से चलता है और इस देश का संविधान हमको हमारा धर्म मानने के लिए कहता है। तो कोई भी मोदी गोदी मीडिया या कुछ का दलाल पुलिस प्रशासन या सरकार हमको नहीं रोक सकती है। तो इसीलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि समाज के को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए
आप अपने मस्जिद के में माइक लगाकर अजान दीजिए, लेकिन उसका आवाज उतना ही रखिए जाके आपके गांव के अंदर वो आवाज चले। कोई जरूरत नहीं है कि मेरे गांव का मस्जिद का अजान दूसरे 4 गांव तक पहुंचाना होगा। सिर्फ आपके गांव की मस्जिद है तो अजान की आवाज उसी गांव के लोगों तक पहुंच जाए, उतना ही आवाज रखिए। और जलसा औसतों पर ये सब में भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि देश का जो कानून है, संविधान हमको इजाजत देता है अपना धर्म मानने का, लेकिन वहां पर यह भी कहता है कि हमारे किसी हरकत से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए, या हमारे किसी हरकत से किसी दूसरे धर्म के लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम जलसा करें या हमारे हिंदू भाई और सुपर करें, शिव चर्चा करें, तो उनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप अगर जलसा चकलिया हाई स्कूल मैदान में करते हैं तो माइक चकलिया हाई स्कूल के ग्राउंड के अंदर रहना चाहिए। जिनको जलसा सुनना है वो वहां जाकर सुनेंगे। और सुपर करना है, शिव चर्चा करना है, आप भी अपना माइक लगाइए, लेकिन जहां पर ऑस्टोपर हो रहा है, जहां पर शिव चर्चा हो रहा है, उसी जगह पर माइक लगाइए, बॉक्स लगाइए, जिसको सुनना है वो वहां जाके सुनेगा। लेकिन देखा जाता है कि जलसा हो रहा है एक जगह, माइक लगाया गया 1 किलोमीटर दूर तक, ऑस्टोपर हो रहा है एक जगह और माइक लगाया जा रहा है 1 किलोमीटर दूर तक। उससे कितने लोगों को तकलीफ हो जाता है इसका एहसास हम लोग नहीं करते। किसी के घर में बीमार है, वो उसके कान के सामने माइक लगा दिया गया, वो बेचारा सो नहीं पा रहा है। किसी के घर में छोटा बच्चा है, वो परेशान हो रहा है, तो उसका भी ख्याल रखना हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है। तो हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमको पुलिस आके बोले कि आप अपना माइक बंद करो, ये मौका भी मत दीजिए। अपनी जिम्मेदारी को अगर हम लोग समझें तो ये सारा मसला जो बीजेपी जो हम लोगों के साथ खेल खेल रहा है, वो खेलने का मौका उसको नहीं मिलेगा। आज आप लोगों को बहुत सारा न्यूज है जो दबा दिया जाता है। ये जंतर मंतर में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आप लोग देखे जंतर मंतर का आंदोलन, जिसके वजह से धर्मेंद्र प्रधान, हमारे हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री, उनको रिजाइन करना पड़ा। ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तानी खालिस्तानी करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ समझे? इसलिए नहीं हुआ कि जो पार्टी हिंदुत्व का नाम लेके हिंदुस्तान में राजनीति कर रही है बीजेपी, उसी के खिलाफ जंतर मंतर में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ में पढ़े लिखे नौजवान थे, जो आज का जिसको आप जेनजी कहते हैं, ये नौजवान था। और उसमें 90% से ज्यादा 95% जो है वो हिंदू नौजवान था। और हिंदू लोग ही अब हिंदुत्व के खिलाफ जब उतर गया रास्ता में, वहां पर अब हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा। पढ़ा लिखा नौजवान रास्ते पे उतर गया है, वो अब अपने रोजगार की बात कर रहा है, अपने लिए नौकरी मांग रहा है। अब वो सवाल कर रहा है सरकार से कि जो विश्व गुरु बने हुए घूम रहे हैं, तो हमारे देश का इकोनॉमी क्यों बर्बाद हो रहा है, हमारे देश का रोजगार क्यों खत्म हो रहा है, हमारे देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारा रुपया क्यों नीचे गिरता जा रहा है। आज ये सवाल नौजवान करना शुरू कर दिया है, और इस सवाल से डर के अब बीजेपी घबरा रही है। तो अब बीजेपी के पास पूरे देश में कोई चारा नहीं है। आज यही आंदोलन बिहार में आ गया, यही आंदोलन आपका लखनऊ पहुंच गया, यही आंदोलन मिजोरम चला गया, यही आंदोलन कलकत्ता में आ गया, यही आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। और बीजेपी अब इस आंदोलन से, नौजवानों के सवालों से डरने लगी है। अब घबराहट में अब उनके पास कोई चारा नहीं है, तो अब फिर वही अपना खटिया चाल, अब फिर वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए हमारे तमाम चकुलिया के नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से मेरा ये अपील है कि हम सरकार बनाते हैं हमारी तरक्की के लिए,
हमारे इलाके में तरक्की कैसे हो, हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, हमारे गांव के सड़कें अच्छे कैसे बने, हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम सरकार बनाते हैं, ना कि मंदिर बनाने के लिए और मस्जिद बनाने के लिए, ना हिंदू का सरकार ना मुसलमान का सरकार। हमको चाहिए बंगाल का सरकार, हमको चाहिए देश का सरकार। तो ये लड़ाई हमारी होगी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत के खिलाफ हम सब जब एक एक करके इकट्ठा हो जाएंगे तो जिस तरह जंतर मंतर में जो आंदोलन खड़ा हुआ, आप लोगों ने देखा कि हुकूमत को घुटना टेकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। आज फिर वही आंदोलन खड़ा हो रहा है। आज नारा चल रहा है कि अमित शाह रिजाइन करो, नरेंद्र मोदी रिजाइन करो। अब ये नारा हो रहा है, अब यही नारा पूरे देश में गूंजने लगेगा। तो इस नारे को और मजबूत करते हुए हम लोगों को भी फिरका परस्त ताकत के खिलाफ, जो धर्म के नाम पर राजनीति करके देश को नुकसान कर रहा है, हमारे नौजवानों का भविष्य खराब कर रहा है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूत करते हुए हम लोगों को आगे चलना होगा। तो इस लड़ाई में आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। तो क्या इस लड़ाई में आप सब मेरे साथ हैं? तो आप लोग यहाँ हाथ उठाकर जो मेरा साथ देने का हौसला दे रहे हैं, तो ये हम यकीन कर लें कि आप सब हर कदम मेरे साथ रहेंगे। तो ये आप लोगों का ये भरोसा ही आने वाले वक्त में, चाहे कांग्रेस का फैसला कुछ भी हो, इस इलाके के आवाम के हक में जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई का मुद्दा होगा हमको इस्लामपुर जिला चाहिए और हम इस्लामपुर जिला की लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी लड़ाई हमारी होगी कि हमारे यहाँ से जो 27 लाख लोगों को SIR के नाम पर उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। और हम, आप लोगों को याद होगा, इलेक्शन से पहले इसी चकलिया में SIR के खिलाफ मैंने एक आंदोलन किया था। और वो आंदोलन जब किया था तो पूरा सेंट्रल फोर्स भर दिया गया था। पाटहट्टी से लेके BDO ऑफिस तक 400 सेंट्रल फोर्स को यहाँ खड़ा कर दिया गया था। लोग डर से आना नहीं चाहते थे कि जाएंगे तो इतना पुलिस है, सब सेंट्रल बाहिनी है, हम लोग क्या करेंगे, डर से लोग आ नहीं रहे थे। मैंने कहा था कि आइए, ये लड़ाई लड़नी होगी। और जब आप लोग आए, जब हमारा काफिला निकला और जिस मांग को लेकर हम लोग गए थे, तो आज आप लोगों को पता है या नहीं कि आप तब वो आंदोलन इतना कारगर साबित हुआ कि उस आंदोलन की वजह से पूरे जिला में जिस तरह से हमारे वोटरों का नाम काटा गया है, उसमें चाकुलिया में सबसे कम लोगों का हुआ। चाकुलिया में आप 13,000 लोगों का नाम कटा है। बगल में करंदगी है, 32,600 कुछ लोगों का नाम काट दिया गया। जहां पर मंत्री साहब थे, गुलाम रब्बानी साहब, वहां पर 32,400 या 500 वहां भी कटा है। इस्लामपुर में भी वही हाल है, करण चोपड़ा का भी वही हाल है। सबसे कम इस सब डिवीजन में हम लोग हैं। तो ये आंदोलन से फायदा हुआ कि हमारे यहां से कम कुछ लोगों को बचा लिया गया, जो लोग वोट दे पाए। अभी आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कल या परसों हम देखे, गुलाम रब्बानी साहब एक बोल रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर से मिल के बात किए कि SIR में जिनका नाम है उसका क्या होगा। तो शुभेंदु अधिकारी बोला कि शुद्ध 7 लाख लोग अच्छे, सुने होंगे आप लोग। तो बोला है कि सिर्फ 7 लाख आदमी अभी अप्लाई किया है। ये शायद शुभेंदु अधिकारी से मिला ही नहीं है, बिना मिले बोल दिया कि हम शुभेंदु अधिकारी से मिले हैं। और अगर मिला है तो दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन खुद ये रिपोर्ट दिया कि 27 लाख कुछ हजार आदमी का नाम SIR लिस्ट से निकल गया। और उसके बाद ऑनलाइन करने के लिए बोला गया, तो ऑनलाइन का जो रिकॉर्ड आया कि कितना आदमी ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन में एप्लीकेशन किया है, तो वो आया 25 लाख कुछ। 25 लाख कुछ आदमी ऑनलाइन और ऑफलाइन में एप्लीकेशन किया है। तो 2 लाख आदमी ऐसा है जो ना ऑफलाइन किया है ना ऑनलाइन किया है। अब वो बेचारा लोग को खबर भी नहीं होगा, जानकारी भी नहीं होगा, कहीं बहुत
गांव में अंदर में रहता होगा, उसको खबर नहीं मिला या उसका होके कोई करने वाला नहीं मिला, तो वो 2 लाख आदमी उसमें फंसा हुआ है। तो जो 25 लाख आदमी का ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन हुआ है, तो अभी जो पार्टी सरकार में था, जो बोली थी ममता बनर्जी कि आमी जीवी तो थाकले SIR होते दे, वो ना SIR भी हो गया, ममता बनर्जी जिंदा भी है, और उसका डेथ सर्टिफिकेट हम ही निकाले थे, आप ही लोग थे जुलूस में। डेथ सर्टिफिकेट मनोरा में इशू किए थे हम लोग। तो आज वही पार्टी में रहते हुए, सरकार में रहते हुए SIR हो गया, और अभी उसी का पार्टी का जो दलाल सब था TMC का, अभी ये लोग फिर बीजेपी का गोदी में जाके बैठ गया। अभी जो लोग बोला था कि बीजेपी से लड़ना है तो ममता को रखना होगा, बीजेपी से बचना है तो ममता को वोट दो। अब ममता को वोट भी दिया आदमी, इधर मिन्हाज को, उधर रब्बानी को जिता भी दिया, वहां कन्हैया को, उधर चोपड़ा में हमीदुल साहब को, सबको जिता दिया गया। और ममता सरकार नहीं बना पाई, तो ममता के नाम पर वोट मांगा कि बीजेपी से बचना है तो वोट दो। आप लोग सबको हम लोग वोट भी दे दिए, और अब क्या हुआ, जिससे बचने के लिए बोला था उसी का गोदी में जाके ये लोग बैठ गया। तो अभी मिन्हाज जो है वो तृणमूल है ना बीजेपी है, उससे पूछिएगा वो कौन सा मूल है कि वो विजय मूल बन गया। रब्बानी साहब कौन सा है, नया तृणमूल, पुराना तृणमूल, विजय मूल। तो ये जो धोखेबाज लोग है ना, इन लोगों का फितरत अभी भी बाज नहीं आया है, अभी भी ये लोग आवाम को धोखा दे रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, रब्बानी साहब बोलता हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, उसका वीडियो देखिएगा, उसमें बोला हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। तो आप लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि SIR जो हुआ, ये SIR जब शुरू हुआ सेंट्रल निर्वाचन कमीशन की तरफ से कराया जा रहा था, उसका SIR जब हुआ तो आप लोग देखे थे कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में केस करने गई थी, सुन देखे थे। तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाके केस की, और वहां बोली कि निर्वाचन कमीशन जो कर रहा है वो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। और जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि ये जो है SIR का तमाम निगरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होगा। और अभी जो हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो रहा है, अब निर्वाचन कमीशन के हाथ में भी नहीं है। इस बात को समझिएगा कि अभी निर्वाचन कमीशन के हाथ में भी नहीं है। और अभी जो नेता लोग आपको समझाता है कि हाईकोर्ट केस करे दे, टका लगवे 25,000 30,000, तो ये सब दलाल है। जो आपसे 25-30,000 रुपया लेता है, वकील के पास जाता है, उसको देता है 15,000 अपना जेब में। और सच्चाई ये है कि SIR में जिसका नाम डिलीट हो गया, उसका नाम ना इस्लामपुर कोर्ट से होगा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगा, ना हाई कोर्ट से होगा। कोई भी कोर्ट आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाल सकता है। क्यों? कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ट्राइब्यूनल कोर्ट बनाया गया है, जो बंगाल में एक ही बना है, और वो है कलकत्ता में जोका में। वो ट्राइब्यूनल कोर्ट में आपका हियरिंग होगा, और वहीं पर आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ेगा। तो आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए या इस्लामपुर कोर्ट में जाइए,